देखो ध्यान दो, हम जो है सबसे पहले आज थोड़ी सी स्टडी पीटी के बारे में कर लेते हैं। बताओ किसके बारे में कर लेते हैं? पीटी ग्राफ। फिर एक ही टॉपिक रहेगा, वो बड़ा टॉपिक है। प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। फिर इसके अंदर हम ये देखेंगे कि वर्क जो है हम कैसे निकालेंगे, आइसोथर्मल में कैसे निकालेंगे, एडियाबेटिक में कैसे निकालेंगे, वर्क का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा क्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी सब कुछ चाहिए। बस ये 4 प्रोसेस हो, फिर आपका ये थर्मोडायनेमिक्स से खत्म है। केवल और केवल एक सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ के बेस पे इतने क्वेश्चन हालांकि आते नहीं है, ठीक है ना, बस केवल अपने को नाम मात्र के देखने हैं। चलो ध्यान दो, देखो अगर हम पीटी ग्राफ की थोड़ी सी बात करें तो ढंग से समझेंगे ना, कोई भी ग्राफ जो समझेंगे उसको पीटी ग्राफ को हम ढंग से समझेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जो पीटी ग्राफ है, सबसे पहले तो पीटी ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, है ना। पीटी ग्राफ को क्या करना आना चाहिए बेटा? रीड करना आना चाहिए, ठीक है ना। दिव्या बेटा ये गेट बंद कर दो ना। देखो पीटी ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। देखना, मान लो मेरे पास में इस प्रकार का जो है कि कोई ग्राफ आता है, ये ग्राफ आ गया, ठीक है ना। पहले तो एक बात बताओ, ये कौन सा प्रोसेस है? साइकिल प्रोसेस है। और साइकिल प्रोसेस है कौन सा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? बोलोगे सर ये एंटी क्लॉकवाइज है। देख लो आप, ये क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। आप यहाँ पर एक एक लाइन को भी हम कंसिडर करेंगे, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूँ आपको। डायरेक्ट ये प्रोसेस देख के दो चीज़ें आपको डायरेक्ट पता लग गई। पहले क्या पता लग गई कि देखिए सर यहाँ पर डेल्टा यू होगा 0, डेल्टा यू क्या होगा? 0। साइकिल प्रोसेस के अंदर, कंप्लीट साइकिल प्रोसेस के अंदर जो डेल्टा यू होता है वो कितना होता है बेटा? 0। यानी चेंजिंग इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। आपको एक और बात मैंने बताई थी कि जो डेल्टा यू है ना, ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। बताओ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। अब आपको पता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डेल्टा यू का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वैसे भी डायरेक्ट बता रखा है साइकिल प्रोसेस में डेल्टा यू कितना आता है? 0। दूसरा, हमें वर्क का पता है डायरेक्ट कि वर्क पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में। हमें पता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। बोलो कैसे है लूप? एंटी क्लॉक। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या आता है? नेगेटिव आता है। यानी कि यहाँ से जो वर्क निकल के आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। थर्ड में आपको बताऊं, अच्छा एक बात बताऊं, ये डब्लू नेट है। बोलो ये क्या है? डब्लू नेट। कुल जो टोटल वर्क है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसी प्रकार से अगर डब्लू नेट को अगर फाइंड करना चाहूँ, डब्लू नेट को क्या करना चाहूँ? फाइंड करना चाहूँ कि कैसे आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एरिया ऑफ लूप। बताओ ये तो सारी चीज नहीं, एक सेकेंड बेटा। अब यही तो है ना, हम बोलो कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? पीटी में थोड़ी है। ये किसके लिए है? ये तो पीवी के लिए है सारा कॉन्सेप्ट। किसके लिए है? पीवी के लिए, ठीक है ना। ये देखना, इसको सही करना, ये नहीं होगा क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाया है वो क्या बनाया है? पीटी बनाया है, पीवी नहीं बनाया। अब यहाँ पे हमें अलग तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, एक एक लाइन की स्टडी करनी पड़ेगी। देखो जल्दबाजी में जैसे मैंने किया ना वैसे मत कर देना कि हाँ ठीक है साइकिल प्रोसेस है, दिखते ही साइकिल प्रोसेस भी देखो कौन से ग्राफ का है, पीवी का है या पीटी का है। जो हमें अभी जो पूरा डेटा मैंने बताया वो कौन से ग्राफ का बताया आपको? पीवी ग्राफ का बताया ना। पीटी ग्राफ में सुनो, एक एक लाइन को हम कंसिडर करते हैं फॉर ए बी। बताओ किसकी स्टडी करते हैं? फॉर ए बी। अब बताओ ए बी में क्या क्या देख पा रहे हो आप? ए बी के अंदर एक चीज देख पा रहे हो बेटा, ए बी लाइन में वाई नहीं बढ़ रहा, वाई चेंज नहीं हो रहा है, केवल क्या चेंज हो रहा है? एक्स। वाई चेंज नहीं हो रहा है तो वाई पर कौन है? बोलो प्रेशर। तो हम बोलेंगे यहाँ पर पी बोलो क्या है बेटा? कांस्टेंट है। बोलो यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। बोलो क्या बढ़ रहा है बेटा? टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब आपको पता है डेल्टा यू है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिफरेंस पर। डेल्टा यू किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा यू का एक परमानेंट फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिए आप, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। बोलो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। कुछ भी हो डेल्टा यू का तो यही होता है परमानेंट फॉर्मूला। बोलो क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। अगर इसको और सोल्व करके लिखो तो इसको डायरेक्ट लिख लो एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन 2। ये परमानेंट फॉर्मूला याद रखिए आप। किसका? इंटरनल एनर्जी का। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का पूरा फॉर्मूला क्या होता है? एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन 2। अरे यार बेटा आप ये देखो ना कि जो एफ आर डिवाइडेड बाई जो 2 है ना, यही तो क्या है? सीवी है। अरे यही तो क्या है? सीवी। अब मैं एक बात बताऊं, प्रोसेस कोई सा भी आ जाए, ये ध्यान रखना, प्रोसेस कोई सा भी आ जाए, डेल्टा यू का तो फॉर्मूला परमानेंट होता है। डेल्टा यू देखो बदलेगा कौन? प्रोसेस आने पर डब्लू बदलेगा,
W का फॉर्मूला बदलेगा और Q का फॉर्मूला बदलेगा, लेकिन डेल्टा U का फॉर्मूला नहीं बदलेगा। डेल्टा U का फॉर्मूला परमानेंट क्या रहेगा हमारे पास में, NFR डेल्टा T। अब बताओ मुझे, अगर मैं AB की बात कर रहा हूं यहां पर, तो AB में आप ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बोलो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मुझे एक बात आप बता दो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये देखो कि डेल्टा U है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है बेटा, डेल्टा टी के। अरे यार यहां से देखो ना, डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है बेटा, डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब आप यहां यूं समझो कि फाइनल जो टेम्परेचर है, यहां पे जो टेम्परेचर आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और यहां पे टेम्परेचर क्या आएगा, कम आएगा। ज्यादा में से अगर हम कम को घटाएंगे तो बताओ, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो बताओ डेल्टा यू यहां क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या आपके। कई बार ऐसा है डायरेक्ट वो साइन ही पूछ लेता है हमारे को, बताइए इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी, या कोई भी चेंज नहीं होगा, या इनमें से कोई भी नहीं है। ऐसे भी ऑप्शन जो है वो हमारे पास में आ जाते हैं। आप सीधे तौर पे ध्यान रखें कि डेल्टा यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या सभी बच्चों को ये समझ में आएगा डेल्टा यू पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलो हमने डेल्टा यू की बात कर ली, अब बताओ हम किसकी बात करेंगे, W की। बताओ किसकी बात करेंगे, W। और हमें पता है W इक्वल टू क्या होता है, W हमें पता है P डेल्टा V होता है। बोलो W क्या होता है, P डेल्टा V। क्यों, अच्छा आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो आप P डेल्टा V। बेटा जी आप ये बताओ, AB के लिए P क्या है, कांस्टेंट है। मैंने बोला था अगर P कांस्टेंट हो तो आप फॉर्मूला लगाओ W इक्वल टू P डेल्टा V। अब हमें देखना है डेल्टा V। बताओ क्या देखना है, डेल्टा V। आप इसको यूं समझे, एक एक चीज को समझना, ग्राफ को एक लाइन, PV इक्वल टू बोलो क्या होता है, nRT। अब यहां पर P बताओ क्या है, कांस्टेंट है। अरे P क्या है, कांस्टेंट। बोलो NR भी क्या है, कांस्टेंट। यस और नो। अब बताओ A से B तक टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बताओ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि P कांस्टेंट है, NR कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्या, T के। बोलो यस और नो। कहां से पता लगा हमें, PV इक्वल टू NRT, जो कि हमारे पास में क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या। यानी कि आप यहां पर ये देखो कि वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो W भी किस में आएगा, बोलो पॉजिटिव में आएगा। बोलो किस में आएगा, पॉजिटिव। मैंने बोला ग्राफ में से वो आपसे वो प्रश्न पूछेगा जो डायरेक्ट नहीं है, जो डायरेक्ट नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, W डायरेक्ट नहीं है यहाँ पे। एक और चीज है, डेल्टा यू डायरेक्ट है, क्योंकि डेल्टा यू टेम्परेचर तो सीधा सा दिख रहा है, तो वो डेल्टा यू का प्रश्न ना पूछ के किसका पूछेगा, वर्क का। वर्क इनडायरेक्ट है। आपको यहां ग्राफ रीड करना आना चाहिए, आपको PV इक्वल टू NRT का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मेरे हिसाब से सब बच्चों को ये तो पता लग गया कि W और डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव। अब मुझे बताओ फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ बोलता है, बोलो क्या, बताओ Q विल बी इक्वल टू, बोलो अरे बोलो ना, W प्लस डेल्टा यू। अब बताओ ये पॉजिटिव तो Q भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, इसके लिए देखो, आप देखो क्या क्या हो गया, डेल्टा यू क्या आ रहा है इसके लिए, पॉजिटिव। बोलो यस और नो। इसके लिए W क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इसके लिए Q क्या आ रहा है, पॉजिटिव। बताओ ये सारी सब कुछ चीजें समझ में आ गई क्या, यस और नो। आप मुझे ये बता दो कि Q जो है यहां पर, Q क्या आ रहा है, पॉजिटिव। Q पॉजिटिव आ रहा है। यहां थोड़ा सा आप ये समझना, हमारे पास में जो सिस्टम है, अगर सिस्टम एनर्जी को लेता है, गेन करेगा सिस्टम एनर्जी को, तो वो हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में। और अगर सिस्टम लॉस करेगा तो किस में लेंगे हम, नेगेटिव में लेंगे। सिंबल, ओरिजिनल सिंबल जो है वो ये ओरिजिनल सिंबल का नियम रहता है। तो यहां पर एक बात बताओ, A से B ग्राफ में क्या हो रहा है, बताओ। हम बोलेंगे कि जो सिस्टम है, बोलो क्या है बेटा, सिस्टम है वो हीट को क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। बोलो सिस्टम हीट को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, ये ओरिजिनल क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये ओरिजिनल क्या है, कॉन्सेप्ट है। इस बात को आप ध्यान रखिए ना बेटा। अगर मान लो अगर सिस्टम हीट को गेन कर रहा है तो वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, और अगर वो लॉस कर रहा है तो वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। बताओ क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई क्या, यस और नो। बोलोगे यस सर। अब बताओ कौन से ग्राफ की स्टडी करें, BC की। बताओ AB की समझ में आ गई, अरे आ गई ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ में थोड़ा सा अगर टेबल बना के बात कर लूँ क्या टेबल बना के बात, तो थोड़ा सा बढ़िया समझ में आएगा आपको। पहली बात बताओ किसकी करूंगा मैं, AB की। बताओ किसकी करूंगा बेटा, AB की। फिर उसके बाद में बात किसकी करूंगा बेटा, BC की। फिर उसके बाद में किसकी करूंगा बेटा, CA की, है ना। तीनों बातें अपन कर लेते हैं यहाँ पे ना, फिर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ढंग से ग्राफ समझ में आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सबसे पहले मैंने बात किसकी कर रहा हूँ मैं, W की। बताओ किसकी, W। फिर बात किसकी करूंगा मैं, डेल्टा U की। और फिर बात किसकी करूंगा मैं, Q की। बोलो यस और नो। चलो
अब ये यहां तक हमारे को आना चाहिए। तो ए बी के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, ए बी के लिए हमने सबसे पहले देखो डेल्टा यू देखा, बोलो क्या देखा, डेल्टा यू। हमें पता है डेल्टा यू डिपेंड करता है किस पे, डेल्टा टी पर। बताओ किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी पर। और डब्ल्यू किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा वी पर। हमें पता है वॉल्यूम, डब्ल्यू के लिए तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डब्ल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में, वॉल्यूम घटेगा तो डब्ल्यू किस में आएगा, नेगेटिव में। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से डायरेक्ट याद रखे, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी किस में आएगी, पॉजिटिव में, और टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी किस में आएगी, माइनस में। इस चीज को आप जो मैंने बोला इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख भी लेना बाद में। मैंने देखो सीधे अर्थों में बताई, 2 लाइन बताई है ना। चलो मैं इसको सिंपल में पहले भी लिखा रखा हूं कि मैंने क्या बोला, v बढ़ेगा तो इधर ऐसे लिख देते हैं अपन, बोलो v बढ़ेगा तो w क्या आएगा, बोलो बेटा पॉजिटिव, और v घटेगा तो बताओ w क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। मैंने क्या बोला, t बढ़ेगा तो बताओ डेल्टा u क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, और t घटेगा तो डेल्टा u क्या आएगा, बोलो बेटा नेगेटिव। अरे यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी के लिए हमने देखा सीधा सा ग्राफ हम देख रहे हैं, ए बी में टी बढ़ रहा है, टी बढ़ रहा है तो डेल्टा यू किस में आया, बोलो पॉजिटिव में। हमने ए बी के लिए देखा कि टी बढ़ रहा है, पी कांस्टेंट है, तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन से देखा कि टी बढ़ रहा है, टी बढ़ रहा है और पी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है टी बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा। मैंने अपनी मर्जी से ये बात नहीं बोली है, मैंने ये कहां से बोली है, आइडियल गैस इक्वेशन से बोली है। कहां से बोली है, आइडियल गैस इक्वेशन से बोली है। तो आप यूं समझो कि W भी क्या आएगा, पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव आ गए तो भाई साहब ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। आप ये देखो हमने तीनों को कंसीडर कर लिया है, तीनों को क्या कर लिया है, कंसीडर। बोलो यस और नो। अब सुनो, अब BC की बात बताओ, तुम बताओ BC में क्या हो रहा है। तो आप बोलोगे सर देखो सीधी सी बात है, BC के अंदर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अरे यार BC के अंदर देखो वर्टिकल लाइन आ रही है, वर्टिकल लाइन में BC के अंदर आप देखो P बढ़ रहा है, बोलो क्या बढ़ रहा है बेटा, मतलब प्रेशर बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर T क्या है, कांस्टेंट। T में चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा T कितना आएगा, 0, तो डेल्टा U भी कितना आ जाएगा, 0। सीधी सीधी बात ये है, डेल्टा U क्या आ जाएगा, 0। बोलो बच्चों ये बात समझ में आ गई क्या सबके, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, बिल्कुल कहीं समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना, लेकिन एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। आप मेरी बात को ध्यान से, और खड़ा किसको करूंगा, जो डिएक्टिव दिखेगा मेरे को। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, बताओ डेल्टा यू 0 क्यों लिखा मैंने, उसका कारण मैंने क्या बताया, क्योंकि सर आप BC ग्राफ में सीधा सीधा बोल रहे हो कि जो BC ग्राफ है, BC ग्राफ के अंदर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो डेल्टा T की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और डेल्टा T 0 आएगा तो डेल्टा U भी कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। अब बताओ वर्क के लिए हम क्या करें। सर वर्क के लिए आप ऐसा करो, आप है ना आइडियल गैस इक्वेशन पे जाओ। किस पे जाओ, आइडियल गैस इक्वेशन पे। तो अलग से सोल्व करके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें आइडिया लेना पड़ेगा। वर्क के लिए आइडिया इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये पीवी ग्राफ नहीं है। अगर पीवी ग्राफ डायरेक्ट होता तो वर्क का आइडिया हम ऐसे ले लेते हैं, किस प्रकार से ले लेते कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे पता लग जाता है, या वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब पीवी ग्राफ तो डायरेक्ट वर्क को हिट करता है और पीटी ग्राफ डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी को हिट करता है। इस बात को आप समझो। अब यहां पर हम देखें पीवी इक्वल टू, बोलो क्या देखेंगे, एनआरटी। अब बताओ बेटा इसके लिए जो है बीसी के लिए, अब बीसी के लिए आपको पता है टी तो क्या है, कांस्टेंट। अरे टी तो क्या है, कांस्टेंट। टी कांस्टेंट है तो आपको पता है ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। अरे पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो गया तो पी, सुनो वी जो है ना वो कांस्टेंट के क्या जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। अरे पी नीचे आ जाएगा, बोलो यस और नो। अरे यार देखो ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी क्या दे रखा है, कांस्टेंट। कौन से ग्राफ में, बीसी ग्राफ में। अब बताओ टी जब कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हो गया तो अगर मैं पी को नीचे भेजूं तो बताओ वी और पी में रिलेशन कौन सा हो गया, इनवर्सली। यानी कि पी बढ़ेगा तो बताओ वी क्या होगा, घटेगा। बोलो यस और नो। अब बताओ यहां पर क्या प्रेशर बढ़ रहा है क्या, बोलोगे सर देखो बीसी में प्रेशर बढ़ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। वॉल्यूम घटेगा तो डब्ल्यू किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब बताओ क्यू क्या होता है, सर क्यू तो हमें पता है इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। सर नेगेटिव में अगर 0 नंबर जोड़ेंगे तो बताओ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यार समझ में आया कि नहीं आया बेटा, पीटी ग्राफ का पूरा मामला समझ में आएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। डायरेक्ट यहां से भी मैं एक बात बता रहा हूं, ये आपके एक तरह से 9 क्वेश्चन हो गए, 3/3। 9 में से कोई सा भी क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ सकता है वो। बताओ इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा। वैल्यू तो अभी हम कैलकुलेट करना सीख ही लेंगे। हम वैल्यू सीखेंगे प्रोसेस के अंदर। किसके अंदर, प्रोसेस के अंदर। क्योंकि हमारे पास कोई सा भी ग्राफ हमने देखा, कोई ना कोई तो कांस्टेंट होता ही होता है, कोई ना कोई तो कांस्टेंट होता ही होता है। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई क्या बेटा जी, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब सीए की बात करो। अब बताओ सीए के अंदर क्या है। सीए के अंदर मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टी। देखो अब यहां लगाना पड़ेगा आपको दिमाग। बोलो क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग।
आप ये बताओ P और T के बीच में जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, T के। पूछो क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई सा भी ग्राफ हो, अगर कोई सा भी जो ग्राफ है जिसकी हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, अगर उसमें इस प्रकार की एक स्ट्रेट लाइन आती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करती है। गलत बोला क्या मैंने? अरे बचपन से पढ़ते आ रहे ना ये। अगर एक लाइन आ रही है, ठीक है ना, इस प्रकार से एक तिरछी लाइन आ रही है तो वो किसको डिनोट करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन को डिनोट करती है, तिरछी लाइन आ रही है तो। अब मुझे एक बात बताओ, और देखो क्लियर भी तो हो रहा है ना, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ, इसका मतलब है पी घटेगा तो टी भी क्या होगा? घटेगा। आप इस ग्राफ में देख लियो बेटा, ये डाउन में आ रहा है। अरे यार इसकी हाइट कम हो रही है, टी घट रहा है, तो बताओ टी भी क्या हो रहा है? घट रहा है। अब बताओ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है तो इसका मतलब ये हो गया बाकी बची हुई चीजें क्या है? कांस्टेंट। अरे पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? टी है, ये तभी संभव है। बची हुई बाकी चीजें क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया पीवी इक्वल टू, बोलो क्या हो गया? एन आर टी। बोलो यस और नो। इसका मतलब है ये कांस्टेंट हो और ये दोनों कांस्टेंट हो तभी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या हो सकता है? टी। यानी कि यहाँ वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बताओ वर्क कितना आएगा? 0। तो बताओ इसके लिए वर्क कितना आ जाएगा? 0। बताओ प्यारे बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई बात? मुझे एक और बात बता दो। अब बताओ सी ए में टेम्परेचर का क्या हो रहा है? बोलोगे सर टेम्परेचर सी ए के लिए घट रहा है। अरे ग्राफ सी ए इधर जा रहा है ना, पीछे जा रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज। और टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेल्टा यू क्या आएगा? नेगेटिव। और दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ क्या आएगा? नेगेटिव। बोलो यस और नो। क्या ये पूरी बात आपके समझ में आ गई? क्या कोई किसी भी प्रकार का डाउट आप में इसको लेके नहीं होगा? अब सुनो, हमारे पास में इसको पढ़ने का एक और तरीका है, क्योंकि वो परीक्षा के अंदर हमारे को हो सकता है वो डायरेक्ट सिंबल नेगेटिव पॉजिटिव ना देके कोड में बात करें। कोड में वो बात ऐसा कर सकता है, मैंने अभी आपको एक लाइन बताई कि एक, मैंने आपको ये ट्रिक नहीं बताई, एक तरीका बताया, ये एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई भी सिस्टम जो है, अगर कोई भी सिस्टम हीट को गेन करेगा तो क्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और कोई भी सिस्टम हीट को लॉस करेगा तो वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बोलो यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मान लो उसको यही ग्राफ देना है, मान लो वो आपसे सी ए लाइन को लेके बात कर ले, ये ग्राफ दे दिया है एग्जाम में, देख रहा प्रश्न सुनना, प्रश्न क्या दे दिया उसने बोला कि साहब देखो ये तो ग्राफ है, वो उसने बोला कि जो सी ए इसके अंदर जो ग्राफ का पार्ट है, सी ए पार्ट है, तो सी ए पार्ट पे होगा 4 ऑप्शन दे दिए कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम हीट रिलीज करेगा, सिस्टम की नेट हीट 0 होगी और नन ऑफ दीज। बताओ ये 4 ऑप्शन बना दिए। अब इसने कहीं भी साइन की बात नहीं की, लेकिन कोड में साइन ही पूछा है एक तरह से। अब बताओ, तुम बताओ सीए के लिए हीट कितनी आ रही है? हीट की बात कर रहा है, बोलो किसकी बात कर रहा है भाई? हीट की। तो सीए के लिए हीट कितनी आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव आ रही है तो मतलब क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो हम बोलेंगे कि सिस्टम हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? एक बात और सुने, चलो एक बात बताओ, ये तो पूरा कंप्लीट समझ में आ गया, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंप्लीट है, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो आप। अब जो है वो अपन देखते हैं क्या? प्रोसेस के बारे में, है ना। किसके बारे में देखते हैं? प्रोसेस के बारे में। सब बच्चे बिल्कुल एक्टिव होकर बैठ जाइए। देखो प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना, कौन कौन से प्रोसेस जो है वो होते हैं, और हम उसमें ना फर्स्ट लॉ को बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की बात करेंगे हर प्रोसेस में, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं। देखो मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको बोला थर्मोडायनेमिक्स में मेन ही क्या है? फर्स्ट लॉ है। और फर्स्ट लॉ में कितनी चीज़ें आती है? 3। आप ये देखो ना, हम इन 3 के आसपास ही तो घूम रहे हैं। हम बार बार बात किसकी कर रहे हैं? डब्ल्यू की। हम बार बार बात किसकी कर रहे हैं? क्यू की। हम बार बार बात किसकी कर रहे हैं? डेल्टा यू की। चाहे से वो ग्राफ हो, चाहे से वो न्यूमेरिकल वैल्यू। हम मतलब पूरे थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में फर्स्ट लॉ के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, फर्स्ट लॉ के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। अब सुनना, ध्यान देना सब बच्चे, मैं इसमें एक एक प्रोसेस पढ़ेंगे अपन। पहला मैं बताता हूं आपको आइसोथर्मल। बताओ क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। बोलो किसकी बात कर रहे हैं हम? आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? देखो नाम से क्लियर हो रहा है। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर क्या होता है इसके अंदर? कांस्टेंट होता है। बोलो टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बताओ ये बात समझ आ गई बेटा? नाम से क्लियर हो रहा है ना। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के मतलब क्या है बेटा? जो टेम्परेचर है, थर्मल मतलब क्या है? टेम्परेचर, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कुछ बातें आप ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, है ना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आइसोथर्मल में बात करूं और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैंने आपको बताया मैं 3 चीजों पे बात करूंगा हर प्रोसेस में। बताओ 3 चीजें कौन कौन सी है? क्यू, डब्ल्यू
डेल्टा यू। कितनी चीज़ों पे हम बात करेंगे? 3 चीज़ों पे। बोलो क्या क्या? क्यू, डब्लू और डेल्टा टी। अब सुनना ध्यान से आप, सॉरी डेल्टा टी का मतलब डेल्टा यू। डेल्टा यू की जगह मैंने डेल्टा टी इसलिए बोला क्योंकि सारा का सारा खेल किस पे है? डेल्टा यू का डेल्टा टी पे ही है। अब मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर यहाँ क्या है भाई साहब? कांस्टेंट। अब बताओ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू कितना होगा? 0। तो सीधा सीधा आ गया। लेकिन हम अभी उस पे बाद में जाएंगे, पहले डब्लू पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? डब्लू पे बात करते हैं, ठीक है ना। देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब आप ये बोलोगे सर आइसोथर्मल में हम डब्लू को कैसे फाइंड करेंगे? बात तो सही है भाई, कैसे फाइंड करोगे? अगर डब्लू फाइंड हो गया और डेल्टा यू हमें पता ही है तो क्यू पे तो हमें दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, क्यू हमेशा कैसे फाइंड करेंगे, है ना। क्यू के हमारे पास में 2 तरीके हैं, लेकिन चारों प्रोसेस के अंदर एक ही तरीका काम में लेंगे क्यू को फाइंड करने का। पूछो मेरे से क्या? हम निकालेंगे डब्लू। बोलो क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे डेल्टा यू। बोलो क्या निकालेंगे? डेल्टा यू। तो वहां से क्यू ऑटो फाइंड हो जाएगा, है ना। क्योंकि फर्स्ट लॉ हम जानते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है? Q इक्वल टू डब्लू प्लस डेल्टा यू। ये क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ टेम्परेचर क्या आ गया भाई साहब? कांस्टेंट है। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन पे जाऊं तो पीवी इक्वल टू क्या आ गया? nRT। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये सारा का सारा क्या हो गया भाई? कांस्टेंट हो गया। बोलो यस और नो। कोई डाउट है क्या किसी को? बोलोगे सर बिल्कुल भी डाउट है, इसके अंदर जो है वो नहीं है। थोड़ा सा आप समझना इसको। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे वर्क निकालना है। बोलो क्या निकालना है? वर्क। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इसमें पी बदल रहा है क्या? बताओ क्या पी बदल रहा है क्या? बोलोगे सर नहीं बदल रहा। भाई क्यों नहीं बदल रहा? किसने बोला नहीं बदल रहा? मैंने बोला ना, नाम क्या है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में ओनली कांस्टेंट क्या होगा? टेम्परेचर। बाकी सारे क्या होंगे? वेरिएबल। बाकी सारे में है क्या हमारे पास में? 3 ही तो है, पी वी टी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम बदलेगा। बोलो क्या बदलेगा? प्रेशर और वॉल्यूम बदलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डब्लू के मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर फॉर्मूला बताया था। मैंने बोला था बेटा डब्लू का एक फॉर्मूला तो है, डब्लू इक्वल टू पी डेल्टा वी। मैं लिखूँ अगर आपको दिक्कत हो तो? बताओ क्या क्या बताया था मैंने? डब्लू इक्वल टू बताओ क्या? पी डेल्टा वी। एक डब्लू इक्वल टू बोलो इंटीग्रेशन पी डी वी। अरे यस और नो? पी डेल्टा वी। और एक डब्लू इक्वल टू क्या था? एरिया। अरे ये 3 बताए थे नहीं बताए थे मैंने आपको? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब पी क्या हो? कांस्टेंट। मैंने ये कब बोला था ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब पी क्या हो? वेरिएबल हो। मैंने क्या बोला था कि ये कब यूज करना है? जब पीवी ग्राफ दिया हो। बोलो क्या दिया हो? पीवी ग्राफ दिया हो तो एरिया वाला यूज करना है, ठीक है बेटा। अब सुनो, यहां पर पी वेरिएबल है तो मैं डब्लू का फॉर्मूला बोलो क्या करूंगा? इंटीग्रेशन पी डीवी। बोलो यस और नो? अरे इंटीग्रेशन पी डीवी। अब मुझे क्या चाहिए? बोलो पी चाहिए। पी बताओ चेंज हो रहा है क्या? बोलोगे यस सर चेंज हो रहा है। बिल्कुल एक्टिव होकर ध्यान दो बेटा। पी बोलो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या मैं पी को बाहर निकाल सकता हूँ क्या? बोलोगे यस सर निकाल सकते हो, क्योंकि पी के अंदर वी नहीं है। बेटा नहीं निकाल सकते हो। मैंने बोला था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बाहर केवल वही आता है जो कांस्टेंट हो। अब बताओ पी क्या है? यहाँ कांस्टेंट है क्या? बोलोगे नहीं सर नहीं है तो बाहर नहीं आ सकता। बाहर नहीं आ सकता लेकिन इसका इंटीग्रेशन भी नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन तभी होगा जब दोनों जगह क्या हो? सेम हो। तो हमारी मजबूरी है पी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? पी को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वी, है ना। तो हम कैसे करेंगे? देखो पीवी इक्वल टू हमारे पास में क्या है? कांस्टेंट। अरे इस पूरे को के मान लिया मैंने। के का मतलब क्या है यहाँ पे? एनआरटी। ध्यान रखना के का मतलब क्या है? एनआरटी। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के अपॉन वी। बोलो यस और नो? अब बताओ यहाँ डब्लू इक्वल टू इंटीग्रेशन पी की जगह क्या लिख दूंगा? के अपॉन वी। और यहाँ क्या जाएगा? डीवी। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हालांकि लास्ट में फॉर्मूला आएगा वो याद करना है, डेरिवेशन को ध्यान में नहीं रखना है। लेकिन मेरे से पूछो मैं डेरिवेशन क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास कहीं न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी लगाना है हमें, इंटीग्रेशन वाला। तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि अच्छा कभी ऐसा आ जाए, कभी ऐसा आ जाए, मतलब वो आपको प्रोसेस का नाम नहीं दे वो। अरे यार वो डायरेक्ट आपको ऐसे भी दे सकता ना, P इक्वल टू वी क्यूब प्लस वी स्क्वायर प्लस 3। अब बताओ P की वैल्यू किस में दे दी उसने? V में। यानी कि V चेंज होगा तो भी क्या होगा? P चेंज होगा। P यहां पर कांस्टेंट नहीं है तो बताओ आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा? सेकंड। और आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा डेरिवेशन का नॉलेज लो आप। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा? K अपॉन V और dV। अब मुझे एक बात बताओ, किसके एक्सपेरिमेंट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं? V। तो बताओ लिमिट किसकी लगेगी? V की। हमें यहाँ तो कोई न्यूमेरिकल दे ही नहीं देखा तो लिमिट तो पता ही नहीं है। तो हम मान लेंगे पहले वॉल्यूम क्या है? VI और बाद में वॉल्यूम क्या है? VF। इनिशियल वॉल्यूम क्या मान लिया? VI। फाइनल वॉल्यूम क्या मान लिया? V। ये एक काम करो, VI VF अच्छा नहीं लग रहा ना? V1 और V2 अच्छा लगेगा ना? ये सुंदर लग रहा है देखो आप, है ना? लग रहा है ना? तो हम क्या ले लेंगे बेटा? V1 और
V2 ले लेंगे ना। इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया V1 और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया V2। अब बताओ बेटा W इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे, थोड़ा सा देखना K क्या आ जाएगा बार, बोलो K बार क्यों आ गया, K क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। अब बताओ बेटा इंटीग्रेशन V1 और ये क्या आ जाएगा V2 1/V और ये dV। आपको पता है एक और चीज ध्यान रखना बेटा, इंटीग्रेशन 1/x और dx होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ln x। ये फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, 1/x और dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है ln x। यहाँ पे ln क्या है बेटा, log है, ln x। बताओ क्या है बेटा, ln x है। एक और चीज ध्यान रखना, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, 1/x आता है और dx होता है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा ln x होता है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो log आ रहा है ना, तो log दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है बेटा नेचुरल लॉग, बोलो क्या होता है नेचुरल लॉग, ठीक है ना। देखो इधर सुनना, वो लॉग लुगाई वाला लॉग नहीं है, ये मैथमेटिक्स वाला लॉग है। तो नेचुरल लॉग मतलब कि सामान्य आदमी वो वाली बातें नहीं है। देखो यहाँ पे लॉग दो प्रकार का होता है, एक में बेस ई होता है, एक में बेस 10 होता है। बोलो क्या क्या बोला मैंने, एक में बेस ई होता है, एक में बेस 10 होता है। बोलो मेरी बात समझ। एक और चीज यहाँ पे समझना बेटा, जो देखो लॉग ये L और G, इसमें एक में बेस क्या होता है E होता है और एक में बेस क्या होता है बेटा 10। अब मेरी बात को समझना, जिसमें बेस E होता है ना उसको हम ln लिख सकते हैं, जिसमें बेस E होता है उसको क्या लिख सकते हैं ln। इसको ln नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रख लेना बेटा, इसको ln नहीं लिख सकते हैं। जिसमें बेस E होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ln लिख सकते हैं। थोड़ा बेसिकली ध्यान देना चीजों को, ये जो बेसिक बता रहा हूँ, केवल कहीं भी ln देख लो ना तो फिर आपको डरने घबराने वाली बात नहीं है कि यार यहाँ log कौन सा है। तो आप ये सोचो कि अगर ln लिखा हुआ है तो वहां पे जो log है वो कौन सा है, बेस ई का है। बताओ किसका है, बेस ई का है। बताओ समझ में आ जाएगी बात, बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ln है, तो ये बेस क्या है इसकी, ई है। बोलो बेस क्या है, ई है। वेरी गुड। एक और चीज सुनना, हम जो टेबल आती है log की सोल्व करने के लिए, क्या आती है टेबल, लेकिन टेबल में बेस 10 को ही सोल्व कर सकते हैं हम। बताओ किसको सोल्व कर सकते हैं, बेस 10 को ही। तो बेस ई को हम बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, बेस ई को L और G बेस ई है, ठीक है ना, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बेस 10 में चेंज हो जाता है। बेस ई को बेस 10 में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं ln। बोलो क्या लिख सकते हैं बेटा, ln। और ये क्या हो जाएगा, बोलो 2.303 log बेस 10 और x। बताओ प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई क्या। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ln x होता है। हालांकि मैंने मेथड के लिए बताया, आप आइसोथर्मल प्रोसेस को इतना बड़ा ना माने, आप आइसोथर्मल प्रोसेस में डायरेक्ट याद रखें, आप आइसोथर्मल प्रोसेस में डायरेक्ट याद रखें। क्या याद रखें, फॉर्मूला जो अभी मैं निकलवाऊंगा वो फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लेना, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, सब बच्चे ध्यान देना बेटा, ठीक है। देखो तो यहां से बताओ 1/v आ रहा है, तो बताओ प्यारे बच्चों यहां क्या हो जाएगा, 1/v का क्या हो जाएगा बेटो ln। अरे बोलो ना यार क्या हो जाएगा ln, और ये क्या हो जाएगा v, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बॉक्स बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगी बेटा लोअर लिमिट, और ये क्या हो जाएगी अपर लिमिट। बोलो यस और नो बेटा। अब इसको सॉल्व करो, देखो समझ में तो आ रहा है ना आपके। अच्छा के क्या है, कोई बताओ के क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है nRT। अरे nRT को ही तो क्या माना था के, लास्ट में मैं उसको के की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा बेटा, nRT पुट कर दूंगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, तो यहां से अगर हम बात करें तो W तो AGT हो गया। अब आगे आप ये देखो कि जो K है वो तो कांस्टेंट है बेटा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, V की जगह क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट। तो बताओ क्या हो जाएगा ln V2 माइनस ln क्या हो जाएगा V1। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। आप बेसिक में फिर से आ जाओ, बेसिक के अंदर जो मैं बता रहा हूं, एक तो मैंने क्या बताया आपको कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो आप भी जानते हो, मैंने बताया भी सही। मैंने आपको ये बताया ln का मतलब क्या होता है, बेस ई होता है। मैंने आपको बताया log कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक में बेस क्या होता है बेटा ई होता है, एक में बेस कितना होता है 10 होता है। बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो यस और नो बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, तुम खुद बताओ, एक और चीज याद रखना बेटा, log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है बेटा log a/b। ध्यान रखना, बोला मैंने क्या बोला, log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, log a/b होता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। एक और ध्यान रख लेना कि log a प्लस log b आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा log ab। बोलो क्या होता है, log ab। अच्छा इन सबके बेस क्या है, e है, ये ध्यान रखना। इन सबके बेस क्या है बेटा, e। बेस e है मतलब इनको क्या लिख सकते हैं हम, ln। बोलो क्या लिख सकते हैं, ln। अब तुम बताओ यहाँ क्या गया, log v2 माइनस log
V1। तो बताओ प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकता हूँ, W इक्वल टू, बोलो ना, K विल बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ln V2 अपॉन V1। बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ W इक्वल टू K क्या था बेटा, यहाँ पे बोलोगे सर nRT ln V2 अपॉन V1। बताओ ये W का फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? यही आपको याद करना है, डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि W का फॉर्मूला क्या होता है। बोलो बेटा बोलो nRT ln V2 अपॉन V1। बताओ याद रह जाएगा क्या? बोलो मैंने क्या बोला, nRT ln V2 अपॉन V1, याद रह जाएगा। अब बताओ इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, 2.303। आइसोथर्मल में ये बात ध्यान रखना आप, इसको मैं शॉर्ट में वापस लिखाऊंगा अभी आइसोथर्मल को। मैंने डेरिवेशन इसलिए कराई है थोड़ी सी, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार से आएगा कि हमें पता रहेगा कि P वेरिएबल है, क्या है, P वेरिएबल है, और वहां हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। आप तो ये समझो चारों प्रोसेस में से प्रश्न नहीं आया। बोलो किस में से नहीं आया, चारों प्रोसेस में प्रश्न नहीं आया, वो अपना मन से ही बना के दे रहा है। जहां पे P क्या है, वेरिएबल है, P कांस्टेंट है, दिक्कत ही खत्म। P कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला हम ऊपर वाला लगा ही देंगे। अगर P वेरिएबल है तो भाई साहब फिर तो दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई, तो फिर वहां हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बोलो बात समझ आ गई बेटा? एक बार के लिए इसको कॉपी कर लो, बाकी मैं इसको लास्ट में ना अभी आइसोथर्मल को एक लाइन में लिखाऊंगा, बस वही याद रखना है आपको ना आइसोथर्मल के लिए। एक बार जल्दी फास्ट कॉपी कर लो बेटा, इसको जल्दी करो, जल्दी फास्ट। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की, ठीक है ना। एक्टिव के बैठो यार, थोड़ी सी देर बाद तुम ऐसे अब उतारते वापस एक्टिव के बैठ जाओ, बिल्कुल है ना। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस की। अब मुझे एक बात बताओ, पहला जो हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो ध्यान क्या रखना है, पहला इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। इसकी जो इक्वेशन होती है, इसकी क्या होती है इक्वेशन, वो होती है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो क्या होती है इसकी इक्वेशन, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। डायरेक्ट वो पूछ लेता है कि चार ऑप्शन देगा, बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन कौन सी है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या हो गई, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ओके बेटा। अगर हम इसके अंदर वर्क की बात करें, बताओ किसकी बात करें बेटा, वर्क की बात करें, तो वर्क के लिए फॉर्मूला होता है W इक्वल टू, बोलो बेटा nRT ln V2 अपॉन V1। बोलो यस और नो। एक W का फॉर्मूला ये भी होता है 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। ये चीज आप ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम में ऑप्शन को ढंग से पढ़ना। मैंने बोला अगर ln है इसका मतलब बेस E है, ln है इसका मतलब बेस क्या है, E है। दूसरा एक और चीज मैंने बोली कि बेस E आए या ln आए, आगे 2.303 नहीं आएगा, बेस 10 आए तो ये आगे ये आ जाएगा। एक और चीज याद रखना, एक और चीज याद रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में W का ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, nRT ln। देखो अपने पास क्या है यहाँ पर, मैं एक बार आपको इसको सोल्व करके बता देता हूँ। पीवी इक्वल टू बोलो क्या रहता है अपने पास, कांस्टेंट। बोलो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कहां से आया ये मैं बता देता हूँ, हालांकि मैं लिख देता हूँ लिखने में, तो P1 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, P2 आएगा। P1 अपॉन क्या आएगा, P2। कैसे आया मैं बताऊँ, पीवी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो P1 V1 इक्वल टू बोलो क्या, P2 V2। अरे यस और नो। अब बताओ मुझे क्या निकालना है, V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, बोलो बेटा V2 इधर आया, अरे V1 को इधर लेके गए, तो बताओ P1 अपॉन क्या जाएगा, P2। यस और नो। तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। तो आप वर्क के बताओ कितने फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको, 2। बोलोगे सर 3 लिखा हुआ, अरे यार ये तो कन्वर्ट है, ऐसे तो फिर 4 हो गए, इसको भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। मेन तो 2 फॉर्मूले, सुनो, वॉल्यूम आए तो V2 ऊपर आएगा, प्रेशर आए तो P1 का आएगा ऊपर आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, इनवर्सली होंगे। बोलो क्या होंगे, इनवर्सली। आइसोथर्मल में क्या क्या ध्यान रखना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आइसोथर्मल में क्या क्या ध्यान रखना है, अब सुनो सब अच्छे से ध्यान देना। एक बार देखो और ध्यान क्या रखना है, अगर हमारे को यहां पर P और V में ग्राफ पूछ ले तो वो ऐसे आएगा, P और V का ग्राफ। पूछो क्यों, क्योंकि PV इक्वल टू बताओ क्या है, कांस्टेंट है। अरे PV इक्वल टू क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो एक किसी को भी आप नीचे भेजोगे तो बताओ दोनों क्या हो गए, इनवर्सली। और इनवर्सली का ग्राफ ऐसा आता ही नहीं आता है, बोलो यस और नो। बताओ PV का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो किस प्रकार से आएगा, ऐसे। सर प्रश्न कैसे आएगा, वो ये बोलेगा कि 4 ग्राफ देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस को डिनोट करता है। क्या देगा,
कि इन चारों ग्राफ में से आइसोथर्मल प्रोसेस को कौन सा ग्राफ क्या करता है, डिनोट करता है या कर सकता है, या कर सकता है। तो हमें ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। ग्राफ में देखो क्या क्या होना चाहिए, ग्राफ में P बदलना चाहिए, बोलो क्या बदलना चाहिए, P। ग्राफ में V बदलना चाहिए, क्या बदलना चाहिए, V। ग्राफ में T नहीं बदलना चाहिए, क्या नहीं बदलना चाहिए, T नहीं बदलना चाहिए। बताओ बात समझ आ गई। मैं ये बोल रहा हूं कि आइसोथर्मल ग्राफ से या आइसोथर्मल प्रोसेस से हमें किस किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। एक और चीज हमें पता है टेम्परेचर क्या रहता है इसके अंदर, कांस्टेंट। सर ये तो ऊपर ही लिख दिया, मुझे भी पता है, ऊपर मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0। मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0। और प्यारे बच्चों अगर चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0, तो आपको पता है डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 0। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है, 0 होता है। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के, यस और नो। अभी तो और देखना, और चीजें देखना। सर कितनी है, रुक जाओ आप, मैं एक जगह आइसोथर्मल को पूरा पढ़ा दिया बेटा आपको, अलग अलग टॉपिक में ना जाकर, ताकि आपको एक शॉर्ट व्यू ध्यान रहेगा। एक जगह आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे बढ़िया कि हाँ आइसोथर्मल से रिलेटेड क्या क्या चीजें है। अगर नीचे इनमें से कोई भी कंडीशन देके पूछ सकता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस को डिनोट कौन करता है, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट होगी। अब मुझे बताओ हीट के बारे में बात कर लेते हैं। चलो हीट का नाम आ गया तो क्यों बताओ, हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, W प्लस डेल्टा यू। तो हमें पता है Q इक्वल टू डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0। तो बताओ यहां से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। यानी कि प्यारे बच्चों आप ये बात ध्यान रखिए कि जो वर्क है वही क्या है, हीट है। जो वर्क है वही क्या है, हीट है। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या सभी बच्चों की समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। एक और चीज यहां से आप याद रखिए बेटा, C। बताओ C का नाम बताओ, C को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं C। और C का जो फॉर्मूला है वो होता है C इक्वल टू, बताओ देखिए क्या, डेल्टा Q एंड डेल्टा T। बताओ मैंने गलत बोला क्या यार, अरे यस और नो। अब मुझे एक और बात बता दो, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी कितना होगा, बोलोगे सर 0 होगा, और अगर किसी भी नंबर में मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए C क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। बताओ ये बात भी आपके समझ में आ गई क्या, ये आइसोथर्मल प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया आपके, बोलो क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। प्रश्न किस प्रकार से आएगा, न्यूमेरिकल प्रश्न में वर्क पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है, वर्क पूछ सकता है। वहां डेटा देगा वो V2 और V1 के लिए या P1 और P2 के लिए, तो वहां से आप W निकाल लोगे। बोलो ये कैलकुलेशन भाई समझ में आ गया क्या, आइसोथर्मल, ठीक है, इसको कॉपी करो, ये आइसोथर्मल खत्म आपका। कौन कौन से, आइसोकोरिक और आइसोबारिक, क्योंकि वो दोनों छोटे छोटे हैं। फिर एडियाबेटिक में फिर थोड़ा बढ़ा जाएगा ना, और पॉलीट्रोपिक भी थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, है ना, एडियाबेटिक बढ़ा जाएगा, पॉलीट्रोपिक भी थोड़ा सा क्या जाएगा, बढ़ा जाएगा ना। चलो कोई ना, देखते हैं। अब हम बताओ दूसरे नंबर का प्रोसेस कौन सा लेते हैं, बताओ, बोलो बोलो कौन सा लें, आइसोबारिक प्रोसेस, है ना, कौन सा बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस। नेम से क्लियर है, आइसोबारिक मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। बताओ इसके अंदर, बोलो बेटा, वही पॉइंट टू पॉइंट हम नोट करते हैं। बोलो P क्या होगा इसके अंदर, कांस्टेंट होगा। P क्या होगा, बोलो बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। अच्छा इक्वेशन कहां से बनती है, आइडियल गैस इक्वेशन से, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से इक्वेशन देखो ना, PV इक्वल टू क्या होता है, अरे रुक जा रे भाई, लिख जा, PV इक्वल टू बोलो क्या होता है, nRT। बोलो ना यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर P क्या है, कांस्टेंट है। बताओ N और R तो कांस्टेंट वैसे एक गैस के लिए रहते हैं, तो बताओ इसकी जो इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई, एक तरह से P डिवाइडेड बाई T विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसकी इक्वेशन होती है। बोलो P डिवाइडेड बाई T विल बी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। अरे भाई यार यहाँ देखो ना, P क्या है, बोलो P क्या है, बोलोगे सर कांस्टेंट है। बोलो N क्या है, कांस्टेंट है। बोलो R क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ V और T बचा, T को इधर ले लो, तो ये सारे का सारा इधर क्या बच गया, कांस्टेंट। अरे T को इधर ले लो, P को इधर ले जाओ, तो सारा का सारा क्या हो गया, कांस्टेंट। अच्छा तो V डिवाइडेड बाई T इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। आप इसको, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, बताओ T इधर जाएगा तो बताओ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्या, T के। बोलो भाई यस और नो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, T के। अगर हम इसके ग्राफ की बात कर ले तो आपको पता है इधर V होगा इधर T होगा, तो ग्राफ क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ तो ऐसा आता है भाई। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ तो ऐसे आता है। बताओ क्या यहां तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या, बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ यहां पर W निकालूं मैं, बोलो क्या निकालूं, वर्क।
तो बताओ, अब देखो मस्त मजा हो गया यार। पूछो क्यों? अरे पूछो ना। क्योंकि आप ये सोचो कि P कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो W का फॉर्मूला है वो पहले वाला ही लग जाएगा। तो W इक्वल टू बोलाओ क्या लग जाएगा, P डेल्टा V। W इक्वल टू P V2 माइनस V1। ये लो कहानी खत्म, आ गया, बस आ ही गया वर्क। मैंने यही तो बोला था, ये क्या है, आसान, क्योंकि P क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। बस V2 और V1 की वैल्यू रखनी है और P की वैल्यू रखनी है, और क्या जाएगा यहाँ से हमारे पास, W आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट वाली बात है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल भी डाउट इसके अंदर जो है वो नहीं है। अब मुझे बताओ, काफ़ी सारी चीज़ों पे तो हम चर्चा कर लिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, वही आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ आइसोबारिक प्रोसेस में हम डेल्टा यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस में हम डेल्टा यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो। आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा यू को लगाओ दिमाग, अब कैसे हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा यू को। क्यू पे मत जाना अभी, डेल्टा यू को। हाँ हाँ बोलो। तो बोलोगे सर वो तो आप पता रखा ना, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, आपने बोल रखा है एन, बोलो एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन 2। तो बताओ टेम्परेचर क्या हो रहा है इसके अंदर, बदल रहा है। तो बताओ डेल्टा यू होगा या नहीं होगा, पहले तो बताओ आप। अरे होगा या नहीं होगा? तो बोलोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको पता है एन मॉल होगा ही सही, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी सही, आर होगा ही सही, और टेम्परेचर देखो ना सर बदल ही रहा है ना टेम्परेचर। तो आप बोल रहे हो पी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तो टेम्परेचर बदल ही रहा है, तो डेल्टा यू इसी फॉर्मूले से निकलेगा क्या, एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन 2। यही इसका क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। देखो एक चीज बताओ, सब डेटा दे रखा होगा आपको, मोल देगा, कितनी गैस है, कितनी मोल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, गैस का नाम देगा, मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक है तो हम एफ की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 3, और डाई एटॉमिक है तो आपकी वैल्यू कितनी ले लेंगे, 5, और ट्राई एटॉमिक है तो आपकी वैल्यू कितनी ले लेंगे, 6। लेकिन ट्राई एटॉमिक में हम देखेंगे कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर नॉन लीनियर है तो हम कितनी लेंगे, 6, और लीनियर है तो कितनी लेंगे, 5। मतलब लीनियर, ट्राई एटॉमिक और डाई एटॉमिक क्या होती है, सेम ही होती है। आ गई मेरी बात समझ में? तो बताओ डेल्टा यू आ गया। अब मुझे आप क्यू के बारे में बताओ ना, क्यू का क्या करें हम, क्यू का क्या करें? तो बोलोगे सर देखो क्यू के लिए तो आपको पता है W प्लस डेल्टा यू। तो देखो सर Q इक्वल टू W हो गया P डेल्टा V। बोलो क्या हो गया, P डेल्टा V। सर अभी आपने तो बताया ना यार सर, P डेल्टा V, और ये क्या हो गया, सो बोलोगे सर ये हो गया एन एफ आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2। बोलो यस और नो। लेकिन प्यारे बच्चों आपको मैं W के बारे में एक और कहानी बता दूं, W के बारे में एक और कहानी मैं बता दूं आपको। आप W एक और तरीके से यहां निकाल सकते हो, थोड़ा एक्टिव होके बैठो, देखो जान दो कैसे। W इक्वल टू, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, एन आर डेल्टा टी। देखो मैंने कितनी सुंदर सी लाइन लिख दी यहाँ पे, और कहां से लिख दी वो बताओ आप। अरे यहां ऊपर से लिख दी। अरे W इक्वल टू क्या होता है, P डेल्टा V। अभी एक बात बताओ, PV इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो डेल्टा V के डेल्टा लग रखा है, इसलिए T के भी मैंने क्या लगा दिया, डेल्टा। अरे डेल्टा लगाना बनता ही है ना भाई, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे भाई। क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। मेरी बात समझ आ गई? तो वर्क के लिए यहाँ कितने फॉर्मूले जो है वो मैंने आपको बताए, 2 फॉर्मूले मैंने बताए। कौन कौन से बताए प्यारे बच्चों, W इक्वल टू P डेल्टा V और W इक्वल टू एन आर डेल्टा T। यानी कि अगर हमें टेम्परेचर दे रखा हो तो ये लगा देंगे, और अगर हम वॉल्यूम दे रखा हो तो ये लगा देंगे। बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोबारिक की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, P कांस्टेंट है। हाँ बेटा कांस्टेंट है। इसमें डेल्टा यू में, बस यही तो बात है। डेल्टा यू मैंने आपको भी थोड़ी सी देर पहले बताया था कि डेल्टा यू का परमानेंट फॉर्मूला है, वो चाहे से प्रोसेस कोई सा भी आए, डेल्टा यू के लिए तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन एफ आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। मैंने आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, प्रोसेस कोई सा भी आए डेल्टा यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा यू का फॉर्मूला परमानेंट। डेल्टा यू है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमारे पास में बनती है कहां से, आप याद करो पुरानी बातें अपनी, वह बनती है इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था वहां पे जो है वो समझाया था कि बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, अप्रॉक्स 0 होती है आइडियल गैस के लिए। जब आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो वो क्या बची, काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी को सोल्व करते हैं
आगे जाके, तो वो ये फॉर्मूला लेके आता है। मतलब ये फॉर्मूला कांस्टेंट वॉल्यूम से नहीं आया है भाई, ये फॉर्मूला कांस्टेंट वॉल्यूम से नहीं आया है। कहां से आए? वहां काइनेटिक एनर्जी से फॉर्मूला आया, ये डेवलप हो गया। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है डेल्टा यू क्या होता है बेटा, एन सी वी डेल्टा टी। बताओ ये वाला मामला पूरा समझ में आ गया बेटा। वर्क के कितने फॉर्मूले बता दिए मैंने? 2। आप देखो मैं एक ही प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है सारा एक जगह, तो आपके अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे इससे। अब आप बताओ अगर मैं क्यू को और अच्छा बनाना चाहूं, यहां पर क्यू को और अच्छा बनाना चाहूं तो बताओ क्या बना सकता हूं? बताओ। बोलोगे सर देखो आप है ना यहाँ पे एन आर डेल्टा टी लिख दो ना, है ना, और सर देखो इधर क्या लिख दो आप, एन एफ आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 लिख दो। तो बताओ बेटा यहां से क्यू क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर देखो एन आर डेल्टा टी कॉमन आ रहा है, मस्त सा आ गया। क्या मस्त सा आ गया? 1 प्लस एफ बाई 2। अब देखो ये कितना प्यारा फॉर्मूला आया है डेल्टा क्यू का। गलत लिखा है क्या मैंने? कॉमन ओमन से ही ले लिया। अब आप ये बताओ डायरेक्ट ऑप्शन में ये भी तो देखने को मिल सकता है भाई कि जो है इसके अंदर हीट जो है वो कितनी होगी, किसके अंदर, कौन से प्रोसेस के अंदर? आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर। तो आप ध्यान रखिए W प्लस डेल्टा यू होता है, हमें पता है डेल्टा यू क्या होगा, एन एफ आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2। W क्या होगा? P डेल्टा वी। ऑप्शन में ये आ सकता है, देगा ही नहीं, पागल थोड़ी हो जो फर्स्ट लो डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे। ऑप्शन में ये लिखा आ सकता है कि आइसोबारिक के लिए क्या ये सही है क्या? ऑप्शन में ये लिखा आ सकता है, ऑप्शन में ये लिखा आ सकता है। आप डायरेक्ट याद रखें कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्यू की वैल्यू क्या होती है, एन आर डेल्टा टी 1 प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2। याद नहीं रखे तो आप बताओ मैंने इसको क्या कराया है, सॉल्व करवाया है। मान लो परीक्षा के अंदर अचानक भूल जाओ, और यार क्या था, 1 प्लस एफ बाई 2 था, 2 बाई एफ था, क्या था, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो, क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। बोलो यस और नो? बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलो अब इसके अलावा कुछ बचा क्या इसके अंदर? कुछ बचा क्या? बचा हाँ सी। देखो सी के बारे में भी हम बात करेंगे ना, सी के बारे में बात करो। तो बताओ सी क्या होता है? बोलोगे सर डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी। बोलो डेल्टा क्यू और एन डेल्टा टी। तो देखो सर आप सीधी सीधी बात देखो, डेल्टा क्यू जो है वो ये रहा, अरे डेल्टा क्यू ये रहा। तो बताओ डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर दो, बोलो क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी 1 प्लस एफ बाई 2। और बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, एन डेल्टा टी, मस्त एन से एन, डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म। तो सी इक्वल टू, बोलो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या गया, सी इक्वल टू आर 1 प्लस एफ बाई 2। बताओ सी की बारे में आपको समझ में आ गया क्या? बोलो यस और नो? आप एक चीज नोटिस करो, अरे यार डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ से रख दी ना हमने, और एन डेल्टा टी तो कहाँ है, नीचे है। तो बताओ एन डेल्टा टी यहां से क्या हो गया, कट गया। तो बताओ क्या बचा, आर 1 प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2 बच गया। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? अब एक चीज देखो आप, आइसोबारिक की कोई एक क्वालिटी बताओ, आइसोबारिक की एक कोई क्वालिटी बताओ आप। सर देखो इसके अंदर फर्स्ट लॉ में 3 चीजें होती है, तीनों में से कोई जीरो नहीं है, सारी वैल्यू को गेन कर रखी है, चाहे से वो क्यू की बात कर लो, चाहे से वो डब्ल्यू की बात कर लो, और चाहे से वो डेल्टा यू की बात कर लो। आइसोथर्मल में ऐसा नहीं था भाई, आइसोथर्मल में ऐसा नहीं था। आइसोथर्मल में क्या था, आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या था, 0 था। आइसोकोरिक में डब्ल्यू 0 होगा, और एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू 0 होगा। आप ये सोचो सब में एक चीज 0 हो रही है, केवल एक ऐसा यही है आइसोबारिक जिसके अंदर तीनों चीजें नॉन जीरो है। बताओ आइसोबारिक समझ में आ गया क्या? फटाफट कॉपी करो जल्दी से। अब बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो तीसरे नंबर का जो है हमारे पास में वो क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस को समझिएगा बेटा, है ना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, बताओ क्या होता है, V कांस्टेंट होता है। बोलो V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब अगर V कांस्टेंट है तो इसकी क्या बनानी है हमें, इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बोलोगे सर देखो आप जानते हो PV इक्वल टू होता है nRT। बोलो क्या होता है, nRT। अब बताओ V कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो P और T क्या आ जाएगा एक जगह, अरे यस और नो। तो बताओ ये कौन सा हो जाएगा बेटा, P अपॉन T। बोलो क्या हो जाएगा, P अपॉन T विल बी इक्वल टू, बताओ क्या आ जाएगा ये कांस्टेंट। बोलो यस और नो, आगे बात समझे। P अपॉन T क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। इसको आप इक्वेशन को ऐसे भी ले सकते हो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, T। अरे यार ये सब जब कांस्टेंट है तो P क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T के। अगर हम P और T के अंदर ग्राफ की बात कर लें, बोलो किसके अंदर, P और T के अंदर अगर हम ग्राफ की बात कर लें, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे।
बोलो यस और नो। बताओ क्या यहाँ तक का मामला समझ में आ गया है क्या? बोलो v क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। अब आ जाओ आप w में। अब बताओ w, तो बताओ बेटा v क्या है? कांस्टेंट है, तो हम लिख देंगे w क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि हम लिख देंगे v क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, और v कांस्टेंट होता है तो आपको पता है w क्या होता है? 0। सोचने का विषय नहीं है। हमें पता है v कांस्टेंट होता है तो w क्या होता है? 0। v बढ़ता है तो w क्या होता है? पॉजिटिव। v घटता है तो w क्या होता है? नेगेटिव। सारा रटा हुआ है, सारा याद ही हो गया, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। तो w कितना हो जाएगा भाई साहब? 0 हो जाएगा। बोलो यस और नो। कोई डाउट वाली बात नहीं है ना यहाँ तक? अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मुझे फाइंड करना है डेल्टा यू को। बोलो किसको? तो डेल्टा यू के लिए तो फॉर्मूला फिक्स होता है भाई, क्या है? बोलो एन एफ आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2। बोलो सर ये तो क्लियर है, क्योंकि देखो सर यहां डेल्टा टी 0 नहीं है, डेल्टा टी 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर कांस्टेंट क्या है? ओनली वॉल्यूम कांस्टेंट है, बाकी सब क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो सर डेल्टा यू डायरेक्ट डिफाइन हो जाएगा। अगर मैं क्यू की बात करूं, अब किसकी बात करूं बेटा जी? क्यू की। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अरे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यही है ना। तो यहां से मुझे बताओ, जब मैं क्यू निकालूंगा तो बताओ डब्ल्यू कितना हो गया? 0, और डेल्टा यू कितना हो गया? एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन 2, यानी कि क्यू डायरेक्ट हो जाएगा एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन 2। बोलो यस और नो। बोलो यस सर, बिल्कुल ये भी क्या है? क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। बताओ समझ में आ गया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अब किसकी बात कर ले हम? सी की। अरे किसकी बात कर ले? सी की। तो एक बात बताओ, सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। अरे डेल्टा क्यू लिख दो या क्यू लिख दो, एक ही बात है। अब बताओ क्यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? एन एफ आर डेल्टा टी अपॉन 2, और ये एन डेल्टा टी, तो एन से एन कट जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा। तो बताओ यहां से सी का फॉर्मूला क्या जाएगा? एफ आर डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपको पता है क्या होता है? सीवी। अरे यस और नो, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या आएगा? सीवी। सीवी का फॉर्मूला क्या आता है? एफ आर डिवाइडेड बाई 2। अरे यस और नो, पिछले वाले में जो हमने निकाला था वो सीपी था। पिछले वाले में जो हमने निकाला था वो क्या था? सीपी था। क्यों था? क्योंकि वहां पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। और हमें पता है सीपी और सीवी के अंदर रिलेशन क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। बोलो यस और नो। जितना जल्दी हो जाए फटाफट कॉपी कर लो, क्योंकि ये प्रोसेस भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। शाबाश, वेल डन। हम बात कर रहे हैं अब किसकी? एडियाबेटिक प्रोसेस की। किसकी बात कर रहे हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस की, ठीक है ना। चलो ध्यान दो बेटा, एडियाबेटिक में मजा आएगा। समझ गए होंगे मजा क्यों आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ठेडा है ये, है ना। हाँ, तो नंबर बताओ इसके कौन से? 4th। अच्छा 3 पढ़ लिया। इसके बाद में समरी पढ़ेंगे, चाहे से थोड़ा लंच है ना, अपन थोड़ा एडजस्ट कर ले, लेकिन पढ़ेंगे आज समरी, है ना, कंप्लीट करेंगे, ताकि फिर अगले 2 लेक्चर में पूरा क्या हो जाएगा? खत्म। 2 लेक्चर मतलब एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर एक में वो रेडिएशन वाला जो है वो छूटा हुआ है ना आपका, वो वाला पढ़ेंगे अपन, है ना, केटीजी वाला। चलो यहां पे 4थे नंबर का क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा बेटिक? एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। पहले तो ये समझो कि सर देखो हमारे पास में तो सारी चीजें खत्म हो गई। पूछो कैसे? हमारे पास में 3 चीजें थी, पी वी टी। ए देखो सुनो, पी आइसोबारिक में कांस्टेंट हो गया, वी आइसोकोरिक में कांस्टेंट हो गया, टी आइसोथर्मल में कांस्टेंट हो गया। हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, सारे जो 3 थे तीनों क्या हो गए? खत्म। इसका मतलब है इसके अंदर कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ अलग ही प्रकार का इसमें कुछ होगा। और भाई इसके बाद एक और प्रोसेस है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है अभी, लेकिन एडियाबेटिक आ गया तो पॉलीट्रोपिक में एक लाइन है केवल। कितनी है? एक लाइन, बस फिर खत्म है। अब मेरी बात को आप समझे। फिर इनके बेटा मेन बात ये है, अभी तक तो इनके प्रश्न नहीं लगाए हमने। प्रश्न के अंदर बड़ा मजा आएगा इनके अंदर, है ना। हालांकि लेकिन अब कवर अप हो जाएगा, जितना मैंने पढ़ाया ना उससे सारा क्या हो जाएगा? कवर अप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। थोड़ा सा एडिशनल कुछ क्वेश्चन में आपको भी पता है, जब हम प्रश्न सोल्व करते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट और हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, वो एक अपने आप में अलग बात है। सुनो, एडियाबेटिक प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन की, क्योंकि आपको पता है पर्टिकुलर कोई तो कांस्टेंट होता ही नहीं है इसके अंदर। तो इसकी इक्वेशन होती है पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो क्या होती है इसकी इक्वेशन? पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सर ये गामा क्या आ गया? तो सीपी अपॉन सीवी का जो रेशियो है ना, इसको हम बोलते हैं गामा। बोलो सीपी अपॉन सीवी की रेशियो को क्या बोलते हैं? गामा। तो गामा आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। पहले निकाल के बताऊं कि गामा कैसे निकालते हैं? बाद में बता दूंगा,
आप विश्वास करें, बाद में बता दूंगा, ठीक है। हाँ, अभी इतना सा ध्यान दे कि जो गामा होता है वो क्या होता है, CP/CV होता है, ठीक है। गामा इनडायरेक्टली आपको आता भी है, क्योंकि आपको CP आता है, क्योंकि आपको CV आता है, तो आपको गामा भी आता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है, विश्वास कर लोगे तुम। तो PV गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन हमारे जो परीक्षा के अंदर ये पूछ लिया क्वेश्चन कि बताओ जो एडियाबेटिक है उसकी एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन कौन सी है, तो चारों ऑप्शन में दूर दूर तक भी आपको PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट नजर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट नजर नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, आपको उस इक्वेशन में P नजर ही नहीं आएगा, आपको उस इक्वेशन में V नजर ही नहीं आएगा, तो इसकी और इक्वेशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। और सबके लिए जिंदाबाद कौन है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। वहां से सब कुछ हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, सुनना, अगर हमारे पास में या तो इक्वेशन आएगी P और V में, देखो इसकी जो इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन, एडियाबेटिक की जो इक्वेशन है वो या तो वो इक्वेशन हमें देगा किस किस के अंदर देगा, या तो वो हमें देगा P और V के अंदर, बोलो किसके अंदर, P और V के अंदर, या वो इक्वेशन जो देगा हमारे को P या T के अंदर देगा, बोलो किसके अंदर, P या T के अंदर, या वो जो इक्वेशन देगा वो किसके अंदर देगा, V और T के अंदर देगा। ये लो, ये तीन प्रकार से आएगी। तो P और V के अंदर दे तो वो डायरेक्ट ही याद में PV गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। बाकी भी आप डायरेक्ट याद रखे, मैं डायरेक्ट ही लिखा देता हूं, नहीं मैं एक बार सोल्व करके सिखा रहा हूं आपको। उसका कारण ये है कि मान लो एग्जाम में भूल भी जाओ तो आप निकाल लो, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल लोगे, इतने होशियार आप हो, मुझे पता है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, आपको मैं दूसरी इक्वेशन निकाल रहा हूं। पहली इक्वेशन तो ये होगी PV गामा इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। हमारे पास में होता है PV इक्वल टू nRT, भाई कौन होता है, nRT। मैं इक्वेशन निकाल रहा हूं P और T में, बोलो किस में निकाल रहा हूं, P और T के अंदर, या पहले एक काम करते हैं V और T में निकाल लेते हैं सबसे पहले, बोलो किस में निकाल लेता हूं, V और T में। तो V तो रहने दो, T भी रहने दो। बताओ यहां से किसको गायब करना है, P को यहां से गायब कर दो, P को यहां से गायब कर दो। तो बताओ P को यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो P को यहां से लिख सकता हूं K डिवाइडेड बाई V की पावर गामा, बोलो यस और नो, K डिवाइडेड बाई V की पावर गामा, और ये V एज इट इज, और ये nRT एज इट इज, बोलो यस और नो। अब बताओ इसमें इस इक्वेशन में क्या नजर आ रहा है आपको, सर दो ही चीजें नजर आ रही है, V और T। सर नहीं, मुझे तो N भी नजर आ रहा है, K भी नजर आ रहा है, R भी नजर आ रहा है। अरे तो लाला ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। मैं ये बोल रहा हूं वेरिएबल में कौन नजर आ रहा है, तो वेरिएबल में कौन नजर आया, V और T नजर आया। कहीं सारे बच्चे जो है ना वो इसको इस प्रकार से भी देखते हैं, सर देखो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। देखो सर इसमें T नहीं है, इसका मतलब T कांस्टेंट था, तो जब T कांस्टेंट कर दोगे आप तो बताओ आइसोथर्मल में और एडियाबेटिक में लड़ाई नहीं हो जाएगी। फिर आइसोथर्मल पढ़ाई क्यों है, जब T कांस्टेंट हो तो एडियाबेटिक ही पढ़ लेते ना। तो T कांस्टेंट नहीं होता है एडियाबेटिक में, ना तो P कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक में, ना V कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक में, ना T कांस्टेंट, मतलब इसमें तीनों ही कांस्टेंट नहीं होते हैं। बताओ क्या बोला मैंने, इसमें तीनों ही कांस्टेंट नहीं होते हैं, तीनों ही कांस्टेंट नहीं होते हैं इसके अंदर। तो क्या होगा, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोड ना ले। अब समझो यहां से मैं सोल्व कर रहा हूं तो इसको लिख सकता हूं K, है ना। अब इसको लिख सकता हूं V1 माइनस गामा। बताओ क्या किया, अरे यार देखो V की पावर गामा ऊपर जाएगा तो V की पावर देखो ना, यहाँ पे ये V की पावर 1 तो ऑलरेडी है, और V की पावर ऊपर जाएगा गामा तो किस में आएगा, माइनस में। अब बताओ बेस इक्वल है मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस गामा, और इधर क्या हो जाएगा, बोलो nRT, बोलो क्या हो जाएगा nRT, बोलो यस और नो। इसको सिस्टमेटिक हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको एक काम करो, nR को इधर ले आओ, किसको, nR को इधर ले आओ, तो K डिवाइडेड बाई बोलो क्या हो जाएगा nR, और ये क्या हो जाएगा T, और V की पावर गामा -1। सर नहीं आया समझ, अरे लालाओ देखो सुनो, nR इसके नीचे आ गया, V की पावर 1 माइनस गामा कहाँ आएगा, नीचे। जब V की पावर 1 माइनस गामा ऊपर आएगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस। तो बताओ एक और इक्वेशन आ गई, बोलो ये समझ में आई कि नहीं आई आपके,
बताओ क्या यहां से इक्वेशन बोलो बेटा, टी वी की पावर गामा माइनस 1 है ना बेटा, बोलो समझ में आ गई, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंप्लीट है सब बच्चों के। तो यानी कि ध्यान रखना, एक तो इक्वेशन ये है ही, एक ये ध्यान रखना v की पावर गामा माइनस 1 टी इक्वल टू, ये भी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट। इसको आप डायरेक्ट याद रख लो, मोर बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद नहीं रहे तो एग्जाम में देख लो कि यार अच्छा इसमें पी नहीं आ रहा, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन लो, वहां से किसको गायब कर दो बेटा, इस मेन इक्वेशन से किसको गायब कर दो, पी को गायब कर दो, सॉल्व कर लो, ये अपने पास आ जाएगी। v की पावर बोलो क्या बेटा, गामा माइनस 1 और ये t। एक काम करो, इसको भी इस प्रकार से लिख लो, इसको इस प्रकार से लिखो, v की पावर गामा और p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे यस और नो, तो देखो ये थोड़ा याद करने में क्या रहेगा, आसान रहेगा। अरे यार यही है, v की पावर गामा p इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, v की पावर गामा माइनस 1 t क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अगर p की जगह हम t लेंगे तो ध्यान रख लेना t में से क्या करना है, माइनस 1 करना है। बोलो यस और नो। अरे यार t में दिख ही रहा है ना, t में माइनस का साइन, ये देखो ना, ये ऊपर देखो ना आप, ये माइनस का साइन है, और किसको माइनस करना है, एक को। अरे t में लग ही रहा है ना, t आते ही आप देखो ये माइनस का साइन है, और ये किसका साइन है, एक का। तो क्या करना है, टी आते इसका मतलब क्या है, एक को क्या करना है, माइनस करना है गामा में से, तो एक को क्या कर दो, माइनस कर दो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के। अब मुझे बताओ, एक जो है वो आपको, आपके लिए भी तो रखूं मैं कंजोर। अब बताओ मेरे को, देखो पी और वी में निकाल लिया मैं, वी और टी में निकाल लिया। अब एक आप पी और टी में एसडब्ल्यू है, पी और टी में रिलेशन निकालोगे आप किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए। किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए। यानी कि आप क्या करोगे, आपके पास जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, बोलो क्या है बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो बताओ पी और टी में रिलेशन निकालना है, तो बताओ किसको गायब करोगे आप, वी को। यहां से वी को गायब करना आप, और वो आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। इसको एसडब्ल्यू के लिए लिख लो, और इक्वेशन आप जो है वो बताना मेरे को कि इक्वेशन क्या आती है। बताओ यहां तक का मामला सबके समझ में आ गया है क्या। तो बताओ अभी तक तो मैंने एक ही चीज बताई है, एक ही चीज बताओ क्या बताइए, केवल और केवल यही बताया है कि इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, मेन इक्वेशन बताओ क्या होती है, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो क्या होती है बेटा, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब सुनना, बहुत सारी बातें। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू जीरो होता है। बोलो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस कहते किसे, सर देखो हमारे को ये चीज समझ में आ गई, सर ये चीज समझ में आ गई क्या। देखो आइसोथर्मल में समझ में आया सर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सर आइसोकोरिक में समझ में आया, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सर आइसोबारिक में हमें पता है प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सर हमें ये बताओ ना कि इसके अंदर कांस्टेंट क्या रहता है, तो सर बताए ना, ये तो इक्वेशन है सर। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर हीट कांस्टेंट रहती है। क्यों क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। यानी कि इसके अंदर जो है सिस्टम जो है ना, सिस्टम सराउंड को ना तो हीट दे सकता है और ना ही हीट ले सकता है। यानी कि मैं बताऊं, थर्मस के अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। थर्मस जो होता है उसके अंदर क्या, कौन सा होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि थर्मस के अंदर कौन सा प्रोसेस काम करता है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस काम करता है, जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। सराउंड से आप हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, ना हीट ले सकते हो ना हीट दे सकते हो। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, यस और नो। बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो बताओ ये यहां तक का तो मामला क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ इसके अंदर मेन क्या निकालना है, डब्लू। बोलो क्या निकालना है, डब्लू निकालना है ना। तो बताओ कैसे निकालेंगे डब्लू, बताओ डब्लू कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूं। देखो इसके अंदर इक्वेशन क्लियर है, क्यू का मामला क्लियर हो गया, डेल्टा क्यू जीरो आएगा, और सी भी क्लियर है, सी लास्ट में निकाल दूंगा मैं, हालांकि सी भी क्लियर है, सी जीरो आएगा। सर ये क्या बोल गए आप, सी जीरो आएगा। अरे सी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो इसके लिए डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो, तो सी क्या आएगा, जीरो आएगा। बता दूंगा मैं, बाद में बता दूंगा यार, इतना लोड मत लो, मैं बता दूंगा आपको। इसमें सी क्या आएगा, जीरो आएगा, सिंपल सा। लेकिन अभी हम किसकी बात कर लेते हैं, डब्लू की बात कर लेते हैं। बताओ डब्लू में इसमें है डेरिवेशन। बोलो क्या है, डेरिवेशन। इसको आप घर से सोल्व करके लेके आओगे, रिजल्ट में बता देता हूं। थोड़ा सा मैं इसको ना हिंट दे रहा हूं आपको, सोल्व कैसे करना है। पहले एक बात बताओ, डब्लू के लिए हमारे पास में तीन चीजें मैंने बताई थी। एक तो फॉर्मूला बताया था पी डेल्टा वी, बोलो क्या बताया था, एक बताया था इंटीग्रेशन पी डी वी, है ना, और एक बताया था मैंने एरिया वाला। तो पीवी ग्राफ तो है ही नहीं यहाँ पर, वो तो लगेगा ही नहीं। अब बताओ मेरे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, सर पी डेल्टा वी लगा दो, नहीं लगेगा, पी डेल्टा वी नहीं लगेगा। अरे हाँ कॉन्फिडेंस के साथ बोलो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सर यहाँ पर पी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। आप बोल रहे हो पी भी बदलता है, आप बोल रहे हो वी भी बदलता है, आप बोल रहे हो टी भी बदलता है, कौन नहीं बदलता, क्यों नहीं बदलता, हीट क्या रहती है, कांस्टेंट। उसी को तो हम क्या बोलते हैं,
एडियाबेटिक बोलते हैं। अरे उसी को क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक। तो सर देखो साफ शब्दों में बात है, आपने ही कॉन्सेप्ट सिखाया था, आपने ही बोला था अगर पी बदले तो आप फॉर्मूला लगाना इंटीग्रेशन वाला। बोलो कौन सा लगाएंगे? इंटीग्रेट। तो सर लगा दो आप तो इंटीग्रेशन वाला पी डीवी। बोलो यही यस और नो। अब बताओ पी को मैं क्या ले सकता हूं बाहर? बोलो यस और नो। नो सर, पी बाहर नहीं आएगा क्योंकि सर पी कांस्टेंट नहीं है। अरे यस और नो, पी बाहर नहीं आएगा क्योंकि पी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन भी तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पी वी में लाना पड़ेगा। तो हमें ये क्या है, हमारी मजबूरी है। तो इस मजबूरी को हम सोल्व कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता है पी वी गामा इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। तो हमें पता है पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वी गामा। कांस्टेंट को के मान लो अगर दिक्कत नहीं हो तो। अरे ऐसा ना, तो बताओ ये बात समझ आ गई? तो बोलो यहाँ पर W इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन बताओ बेटा के वी की पावर गामा और ये क्या हो जाएगा बेटा? डीवी। बोलो यस और नो। अब बताओ के क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो W इक्वल टू के बाहर आ गया और ये क्या हो जाएगा? वी की पावर माइनस गामा और ये डीवी। देखो क्या कला लगा रही की मैंने, सनी आई समझ में? अरे सवाल ही नहीं उठता, समझ में नहीं आए हो? के बाहर आ गया, वी की पावर गामा कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। ऊपर आएगा तो बोलो किस में आएगा? माइनस में। और ये क्या आ जाएगा? डीवी आ जाएगा। बोलो यस और नो। यही बात समझे? लेकिन एक कंफ्यूजन आपको होना चाहिए था, आपको हुआ क्यों नहीं? वेरी गुड। कि सर जब डिवाइड में आता है तो आपने बोला एलन वाला फॉर्मूला लगाओ, और यहां भी तो डिवाइड में ही है, तो फिर एलन क्यों नहीं लगाया आपने? पावर है, एलन वाला फॉर्मूला तभी लगाना है। देखो मैं एक बात बताऊं, हमारे पास में दो फॉर्मूले होते हैं मेन। एक तो इंटीग्रेशन एक्सन वाला, अरे यार लिख देता हूं ना, इतना लोड क्यों ले रहे हो? एक्सन डीएक्स, तो ये क्या होता है? एक्स एन प्लस वन और n प्लस वन। लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है कि n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बाकी हर जगह ये वैलिड है, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू -1 आते ही -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 होते इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब है नॉट डिफाइन। अरे भाई इन्फिनिटी का मतलब क्या है? नॉट डिफाइन। तो ये n इक्वल टू -1 के लिए तो डिफाइन ही नहीं हो रहा। क्या बोला मैंने? n इक्वल टू -1 के लिए तो डिफाइन ही नहीं हो रहा। अब डिफाइन नहीं हो रहा तो उस टाइम अब आप बताओ 1/x और dx। अब अगर x को मैं ऊपर लूंगा तो क्या आएगा? -1, जिसके लिए वो वैलिड नहीं है। इसलिए यहां किसका लगता है? ln का। लेकिन यहां v की पावर गामा है, ऊपर आएगी v की पावर माइनस गामा, तो 1 तो नहीं है। तो यहां कौन सा वाला लगेगा? ये वाला लगेगा। बोलो यस और नो। बोलोगे सर कितना आसान है ये, तो हम ही कर लेते, मुझे पता है कर लेते जो। तो ये के, और बताओ यहां पर क्या आएगा? यहां पर v1 और यहां पर v2। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन बताओ। W इक्वल टू के, सर v की पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस गामा प्लस 1, और सर यहां लगाओ ऐसे डिब्बा और यहां लगाओ v1 और v2। बताओ यस और नो। क्या समझ में आ गया क्या? या नहीं आया? पक्का विश्वास कर लूं? ठीक है तुम कह रहे हो तो कर लेता हूं। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, आगे सोल्व देखना बेटा। मैं इसलिए सोल्व करा रहा हूं, कहीं बार एक वैसे एक बात बताऊं क्या, ऐसा प्रश्न आ जाए ना, मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको। सोल्व ही नहीं करना, डेरिवेशन करनी नहीं आपको, इसमें नहीं करनी। देखो इसकी डेरिवेशन तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यस कहीं काम में नहीं आएगी। सर फिर पहले क्यों करवाई थी आपने? उसका जवाब दो। अरे वो तो काम में आएगी वो तो काम में, उस तरीके से तो सोल्व करवा सकता है हमसे, इस तरीके से वो कभी सोल्व नहीं करवाएगा। और मैं एक बात और बताऊं क्या आपको, जो पहले काम में आई थी ना, उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, बताऊंगा भी। आप पहले एक बार थोड़ा सीख ले, है ना, थोड़ा सा चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें भी माइनर चीज़ें जो आपको आती है लेकिन भूल गए थे, वापस क्लियर हो गई आपकी, है ना। इंटीग्रेशन वैसे खूब पढ़ाया था मैंने जम के आपको। तो W इक्वल टू ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बोलो W इक्वल टू के 1 माइनस गामा। बताओ कहाँ से लिख दिया भाई? अरे सर ये रहा ना नीचे, 1 माइनस गामा इधर आ गया बाहर। अब बताओ v की जगह क्या लिखूंगा पहले? अपर लिमिट। तो बोलो क्या लिखूंगा? बोलो v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 माइनस गामा प्लस 1। देखिए समझ में आएगी? देखिए क्या कर दिया मैंने, नहीं आई? क्या किया? तो बताओ क्या किया? देखो सर आपने इसको चुपचाप ले लिया, आपने v की जगह v2 लिखा है, फिर माइनस लगाया है फॉर्मूला वाइज, और फिर v की जगह क्या लिखा है? v1। मैथ आती है क्या आपको? है आती है? ठीक है देखता हूं कितनी आती है। W इक्वल टू, अब सुनना ये क्या होगा बोलो, 1/1 माइनस गामा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k v2 माइनस गामा प्लस 1? अरे हाँ, और बोलो या क्या लिख सकता हूँ? माइनस, बोलो बोलो k, बोलो v1 माइनस गामा प्लस 1। देखो आप k को बाहर लिख दिया,
हाँ हाँ अंदर ले लिया, मुझे पता है, तुम देख रहे हो, मैं चेक कर रहा था तुम ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। हाँ बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताओ मैं के को क्या लिख सकता हूँ, है NRT, मुझे बताइए, ये बोलोगे NRT, भाई साहब के को रट रखा है NRT। अरे भाई साहब यहाँ के किसको माना था हमने, PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे इसको देखो ना, इसको PV गामा को के माना था हमने, बस सर कुछ ही, के इक्वल टू NRT। फिर के इक्वल टू NRT होता तो फिर ये एडियाबेटिक का इतना ही क्यों लफड़ा करते हम। अरे इस कॉन्स्टेंट को क्या माना है, के, तो के क्या है यहाँ पे, PV गामा। अब बताओ PV गामा इक्वल टू NRT नहीं होगा, वो PV इक्वल टू NRT होता है, नॉट PV गामा इक्वल टू NRT। अरे बुद्धि में बैठ रही है क्या। अब बताओ इसको क्या लिख सकता हूं, बोलो W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा। बताओ के को क्या लिख सकता हूं, PV गामा, और ये यहाँ 2 है तो ये 2 वाला आ जाएगा। अरे यहाँ पर 2 है तो के में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बताओ इधर क्या लिख सकता, और ये एजिटीज V2 माइनस गामा प्लस 1, और ये माइनस के को बोलो क्या लिख सकता हूं, PV गामा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, PV गामा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा 1 वाला, और ये गामा प्लस 1। सर देखो समझ में आ गया, के को आप लिख दो, PV गामा लिख दो आप, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ है कि ये 2 और 1 कैसे आ गया। अरे यार एक बात बताओ, यहाँ क्या लगा हुआ है V2, यानी कि सेकेंड वाला। अरे के कांस्टेंट है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। अरे यस और नो, तो 2 की जगह 2 वाला लिख दो और 1 की जगह 1 वाला लिख दो, ठीक है। तो W इक्वल टू बोलो यहां से क्या आ जाएगा, बोलो, मैं बताऊं क्या आपको, बताऊं क्या जाएगा, बोलो क्या जाएगा। अरे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, इसको कहां लिखो बताऊं, यहां लिख देता हूं मैं, है ना। देखो यहां W इक्वल टू आ जाएगा, आप ये सोचो बेस इक्वल है, पावर 8 हो जाएगी, तो 8 करो गामा माइनस गामा, खत्म, तो 1 बच जाएगी। यानी कि मैं बताऊं ऊपर क्या जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। बोलो यस और नो, ये समझ में आया, इससे कैसे आया। और मैं एक बात बताऊं बेटा, आपको PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। अब ले सकते हो आप PV इक्वल टू क्या, NRT। तो बताओ W इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो NRT2। अरे 2 है तो, और ये क्या हो जाएगा NRT1 और 1 माइनस गामा। प्यारे बच्चों W इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR डेल्टा T1 माइनस गामा। अरे यार NR कॉमन आ गया, फिर T2 माइनस T1 को क्या लिखूंगा, NR। अब मैं एक बात बताऊं, क्या इतनी रामायण करी ना फालतू की, हमने टाइम वेस्ट किया। तो मैं पागल दिखता हूं क्या जो तुम्हें टाइम वेस्ट करूंगा। अरे इस कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर करने थे मेरे को, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिए वर्क के लिए, बस बस। बोलो क्या, NR डेल्टा T 1 माइनस गामा किसके लिए होता है साहब, एडियाबेटिक के लिए। तो एडियाबेटिक के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। सर इसको उतारे या नहीं उतारे, अरे कॉपी तो करना है, इसको कॉपी कर लो एक बार, लेकिन ये ध्यान रखना ये कहाँ है, इसके नीचे, हाँ ये ध्यान रखना, ये लास्ट में, यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट में लिखना है, कॉपी कर लो इसको, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कॉपी कर लो फटाफट, कॉपी कर लो जल्दी फास्ट। मैं क्लास में जाने के बाद तो कोई आ ही नहीं सकता। अब तुम खाना कैसे खाओगे, वो तुम्हारा लोड है, यहाँ मैं छोड़ूंगा नहीं अभी। चलो ध्यान दो, देखो बेटा है, पता नहीं है यार, अरे टाइम की बात अभी मेरे से मत करो, ठीक है। हाँ अभी अपने को एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट है अपना। हाँ देखो प्रोसेस कौन सा है, अरे नाम तो बोलो ना, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, नाम मस्त है इसका एडियाबेटिक, ठीक है। चलो ध्यान दो सब बच्चे, तो इसके अंदर हमने देखो क्या चीज़ देखी, एक तो ये देखी PV गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अरे यस और नो, ये इसकी क्या है, इक्वेशन है, बोलो क्या है, इक्वेशन है, आपको ये ध्यान रखना है। एक मैंने आपको क्या बताया कि V की पावर गामा माइनस 1 T इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये भी क्या है इसकी इक्वेशन है। एक हमने देखा कांस्टेंट होता है, ये भी क्या है इसकी इक्वेशन है, और ये यहाँ पर HW होता है, ठीक है ना, वो आपको दिया था ना मैंने एक। हाँ चलो अब इसके बाद में आप देखो Q इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है, हीट क्या है यहाँ पे कांस्टेंट होती है। मैं एक क्या बताया, डेल्टा Q क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, मतलब चेंज इन हीट क्या होगी बेटा, 0 होगी। मैंने यहाँ पे वर्क क्या बताया, W इक्वल टू बोलो NR डेल्टा T, NR डेल्टा T,
और 1 माइनस गामा, ये इसके वर्क का फॉर्मूला होता है। ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान रखें ना बेटा, क्या होता है, एन आर डेल्टा टी 1 माइनस गामा होता है। ठीक है बच्चों, एक चीज यहां पे आप और ध्यान रखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, W इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। अरे यार एक ही बात है, क्योंकि एन आर टी क्या हो जाएगा बेटा, पीवी, अरे एन आर टी क्या हो जाएगा, पीवी। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा टी का मतलब क्या है, T2 माइनस T1, तो T2 की जगह क्या जाएगा, P2 V2, और T1 की जगह क्या जाएगा, P1 V1। मतलब ये दोनों फॉर्मूले वर्क के इसके हैं। परीक्षा के अंदर आप देख लो PV दे रखा हो, गामा दे रखा हो, ये लगा दो। परीक्षा के अंदर देख लो T2 T1 दे रखा हो, गामा दे रखा हो, तो ये लगा दो। सर एन और आर, एन तो देगा और आर फिक्स होता है 8.3, जो कि आप जानते ही हो ना बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। बताओ यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई क्या। आगे देखो, इसके लिए जो डेल्टा यू होता है, तो डेल्टा यू तो फिक्स है, लॉ डी नहीं है, बोलो क्या होता है वो, एन, बोलो ना, एन एफ आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2, ये लो, ये तो डेल्टा यू होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि डेल्टा टी क्या हो रहा है यहाँ पे है, मतलब डेल्टा टी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ पे अगर सी की बात कर ले, बताओ किसकी बात कर ले, सी की बात कर ले, है ना बेटा, किसकी बात कर ले, सी की। तो बताओ सी क्या होगा, सी का फॉर्मूला होता है सर डेल्टा क्यू एंड डेल्टा टी। सर डेल्टा क्यू क्या है, जीरो है, तो सर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी जीरो हो जाएगा। सी क्या है यहाँ पे, मोलर स्पेसिफिक हीट है, बोलो क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। सर यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दो ना आप, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लगा दो ना सर, तो आपको पता है बेटा डेल्टा क्यू तो कितना हो गया यहाँ पे, जीरो, अरे यस और नो, और डेल्टा यू आपको पता है ही, और डब्ल्यू होता है, ये दोनों तो होते ही हैं। तो यानी कि एक तरह से मैं एक बात बता दूं यहाँ पर कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल्टा यू, यानी कि इंटरनल एनर्जी के चेंज के नेगेटिव के इक्वल क्या होता है, वर्क होता है। या इसको ऐसे भी लिख लो, एक ही बात है, माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब जो वर्क है। अब एक बात बताओ, डेल्टा यू पूछे आपसे, डेल्टा यू पूछे, मान लो ये डेटा आपके पास नहीं हो, कौन सा, ये वाला डेटा आपके पास नहीं हो। वैसे तो एक बात बताऊं, सिंपल सी बात है, P2 V2 में दे दे, तो यहां भी अगर आप P2 V2 में कन्वर्ट करना चाहो तो कर दो, अदरवाइज आप छोड़ो, P2 V2 दे दे, गामा दे दे, और डेल्टा यू पूछे तो आप W निकाल लो P2 V2 से। अरे P2 V2 गामा, P1 V1 गामा से क्या निकाल लो, W, और जो W आए उसका क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करने के बाद क्या जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या। अब बताओ एडियाबेटिक प्रोसेस एक शॉर्ट व्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, बताओ शॉर्ट व्यू क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंप्लीट है, ठीक है। दीपिका बेटा फेस साथ रहिए, बेटा आप भी बोलो, यहां तक का सारा मामला बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब सुनना, एक और प्रोसेस है, मैं थोड़ा फास्टली बता देता हूं ताकि ये टॉपिक हमारा बिल्कुल फिनिश हो जाए। एक और प्रोसेस है, बताओ क्या नाम है उसका, पॉलीट्रॉपिक। क्या है, पॉली, अरे चल जा भाई तू, पॉलीट्रॉपिक है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब हमारे पास में जो है एक क्या है बेटा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मैं बताऊं क्या होता है, देखो इसकी इक्वेशन सुनना सब बच्चे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कुछ भी नहीं देखना हमें, केवल इक्वेशन और वर्क देखना है। बोलो क्या देखना है, इक्वेशन और। इसकी जो इक्वेशन होती है पॉलीट्रॉपिक की, वो होती है पीवी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बोलो क्या होती है, पीवी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी एक्स इक्वल टू क्या होती है, कॉन्स्टेंट। सर एक्स क्या है, एक्स गामा के अलावा सब कुछ है, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो मैं आपको बताऊं इसके लिए वर्क डायरेक्ट देखो, एक बात बताओ, वैसा ही तो बन गया पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसके लिए वर्क का फॉर्मूला वही रह जाएगा, एन आर डेल्टा टी 1 माइनस एक्स। बस गामा की जगह क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा। अरे यहाँ पे गामा आता था ना भाई, तो गामा की जगह यहाँ क्या जाएगा बेटा, एक्स। तो डब्ल्यू इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी, यस और नो। बोलो क्या जाएगा बेटा, एन आर डेल्टा टी 1 माइनस एक्स। बोलो यस और नो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये सारे जो प्रोसेस है ना, वो आपके क्या हो गए, फिनिश, खत्म, ठीक है। अब कुछ चीज और बची हुई है, वो और करवाऊंगा, फटाफट कॉपी करो इसको। देखो सुनो ध्यान से, मैं यहां लिख रहा हूं, बताओ क्या लिखा, देखे पढ़ के बताओ क्या लिखा मैंने, ठीक है, दिख गया आपको। अब इसमें जो जो प्रोसेस है ना, उनका नाम लिख रहे हैं हम। बताओ एक प्रोसेस का नाम क्या था हमारा, आइसोथर्मल, है ना, आइसोथर्मल। एक प्रोसेस का जो नाम था हमारा वो क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस था। बताओ इसके अंदर डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था, एन आर टी, बताओ एल एन V2 अपॉन V1। बोला गलत बोला क्या, या इसके अंदर एक फॉर्मूला था क्या, W इक्वल टू बोलो क्या, एन आर टी एल एन P1 अपॉन P2। बोलो यस और नो। चलो मैंने इधर क्या नाम लिखा, बोलो आइसो, बोलो बेरिक लिखूं क्या, चलो तुम बोल दिए, आइसोबेरिक प्रोसेस। बोलो क्या होगा इसके अंदर, बोलो क्या होगा,
अरे क्या होता है इसके अंदर W का, भूल गए क्या? तो मैंने बोला था इसका होता है W इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, या एक और W इक्वल टू बोलो क्या होता है, बोलो P डेल्टा V। बोलो यस और नो बेटा। अगर मैं बात करूं किसकी, बोलो बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर मेरे को बताओ कितना होता है W, 0। बोलो सीधा सीधा ये होता है W इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम बात कर लें तो बताओ यहां W इक्वल टू क्या होता है, एन आर डेल्टा टी 1 माइनस गामा, है ना। या फिर यहां पर क्या होता है W इक्वल टू, बोलो क्या बेटा, एन आर नहीं होगा कतई, P2 V2 माइनस P1 V1 1 माइनस गामा। बोलो ठीक है। अगर मैं बात कर लूं बेटा यहां पर, बोलो क्या, पॉलीट्रोपिक अगर प्रोसेस की मैं बात कर लूं तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, W इक्वल टू, बोलो बेटा एन आर डेल्टा टी 1 माइनस एक्स, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, W इक्वल टू, बोलो क्या बेटा, P2 V2 माइनस P1 V1 1 माइनस एक्स। अब बताओ वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो गया क्या सभी प्रोसेस का? ये एक जगह मैंने नोट्स आपके तैयार करवा दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इसी प्रकार से आप आ जाओ सी पे, बोलो किस पे आ जाओ बेटा, सी क्या है यहाँ पर आपको भी पता है बेटा ना, सी क्या है। तो सी सबसे पहले हम बात कर लो सी की, किसकी, आइसोथर्मल की बात कर लो। तो आइसोथर्मल में बताओ सी क्या होगी बेटा, इन्फिनिटी। बोलो आइसोथर्मल में सी की वैल्यू क्या होती है बेटा, इन्फिनिटी होती है, ठीक है ना। चलो फिर इसके बाद में आइसोकोरिक की बात कर लो, बोलो किसकी बात कर लो बेटा, आइसोकोरिक की बात कर लो। तो आइसोकोरिक के अंदर सी की वैल्यू होती है CV, यानी कि ये क्या होती है, बोलो 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 F/2R। बोलो क्या होती है बेटा, F/2R होती है। C इक्वल टू CV होता है, F/2R होता है। कौन से प्रोसेस के अंदर, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। बताओ इधर कौन सा लिया है, बारीक लिया है ना अपन ने, तो बताओ आइसोबारिक के अंदर क्या होगा, बोलो बेटा बताओ। आइसोबारिक के अंदर C इक्वल टू क्या होता है, CP। एक तरह से आइसोबारिक के अंदर C इक्वल टू क्या होगा, CP, जिसको हम लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं, बताओ R1 प्लस F/2। बोलो क्या गलत लिखा है क्या मैंने, C इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा बेटा, R1 प्लस F/2। यही था ना बेटा, अरे यस और नो। तो ध्यान रखना आइसोबारिक में C इक्वल टू क्या होता है, CP, जिसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात कर लो एडियाबेटिक पे। बोलो किस पे बात कर लो बेटा, एडियाबेटिक पे। तो एडियाबेटिक का बताओ क्या होगा, एडियाबेटिक में C की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। बोलो एडियाबेटिक में C की वैल्यू क्या होगी, 0, और इसके लिए नॉट डिफाइन, इसके लिए किसी प्रकार से भी डिफाइन नहीं होती है। बताओ C समझ में आ गया, बोलो वर्क समझ में आ गया। मैंने आपको ये शॉर्ट नोट्स इसके एक जगह तैयार करवा दिए हैं, काफी परसेंट जो न्यूमेरिकल है वो यहां से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका टॉपिक खत्म, पूरी तरीके से खत्म। बस अब इस पे क्वेश्चन लगाने बाकी है हमारी, और एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेकेंड लॉ, जिस पे चर्चा करेंगे हम बाद में।